नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मिसलीनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 5 वो मिसलीनियस टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन गए, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इसमें हम सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये कब बने और किस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके बनी। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सबसे पहला पावर प्लांट 1969 में ये शुरू हुआ। इसका नाम था तारापुर एटमिक पावर स्टेशन, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो तारापुर एटमिक पावर स्टेशन जो कि 1969 में जिसकी शुरुआत हुई, ये हमने इंडिया मतलब हमारी कंट्री ने यूएस और इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर बनाया। तो तारापुर एटमिक पावर स्टेशन कब बना? 1969 में, मतलब इसकी शुरुआत हुई। इंडिया ने अमेरिका और इंटरनेशनल एटमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर कर इसको बनाया। किसे? तारापुर एटमिक पावर स्टेशन को। नेक्स्ट, राजस्थान, जिसको हम लोग रावत भाटा के नाम से भी जानते हैं। 4 साल के बाद इसकी शुरुआत होती है, राजस्थान एटमिक पावर स्टेशन। और ये कहाँ पर अच्छा, ये किसकी मदद से बनाया गया? किसके साथ कोलैबोरेट कर कर इंडिया ने बनाया? कनाडा के साथ। नेक्स्ट, कलपक्कम पावर स्टेशन, जिसे हम मद्रास पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत होती है सन 1984 में। और ये भारत का इंडिजीनस, मतलब कि हमने ये पावर प्लांट बिना किसी फॉरेन कंट्री की मदद से बनाया है। ये टोटल इंडिया का पावर प्लांट है, ठीक है, जिसे हम मद्रास पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। 4th वन इज़ नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी शुरुआत होती है सन 1991 में, और ये भी पूरी तरह देसी है, मतलब पूरी तरह इंडिजिनस है, बिना किसी फॉरेन कंट्री की मदद से इसे बनाया गया है। अगला आता है काकरापार। काकरापार जो कि गुजरात में है। काकरापार एटमिक पावर स्टेशन 1993 में कनाडा और सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया। ठीक है, तो राजस्थान कनाडा की मदद से, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात कनाडा और सोवियत यूनियन की मदद से बनाया गया। बाकी 2 कलपक्कम एंड नरोरा, ये दोनों देसी है, बिना किसी फॉरेन फंडिंग के हमने ये बनाया है। ठीक है, तारापुर पहला 1969 में बना, अमेरिका और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर। नेक्स्ट आता है कैगा। कैगा एटमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये 2000 में बनाया गया रशिया की मदद से। ठीक है, ये 2000 में बनाया गया रशिया की मदद से। और आखिरी और भारत का सबसे लेटेस्ट एंड सबसे बड़ा पावर प्लांट गए कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। 2013 में ये पावर प्लांट बनाया गया रशिया की मदद से। तो अगर आप देखेंगे तो रशिया की मदद से हमारे देश में 3 पावर प्लांट बने। काकरापार नंबर 1, नंबर 2 कैगा एटमिक पावर स्टेशन, एंड नंबर 3 कुंडनकुलम। तो एटमिक पावर प्लांट के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन ये कब बना? ठीक, किस फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर कर बना? इसके ऊपर अब अक्सर सवाल पूछा जाता है कि कब बना, क्योंकि क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल इससे बन सकता है। और मैच द कॉलम में, ठीक, कोलैबोरेटिंग कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा हमारे देश के जो कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक, ये तो आपको पता है कि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री तट है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर मैं घटते हुए क्रम, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब वो राज्य जहां पर कोस्टल लेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा है, वो है गुजरात। गुजरात की है 12 से 14.7 किलोमीटर। आपको लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद करने की ज़रूरत है असेंडिंग से डिसेंडिंग में कौन सा राज्य है कोस्टल लेंथ के मामले में। तो पहला है गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, थर्ड है तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, फोर्थ है महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर, फिफ्थ है केरला 569.7 किलोमीटर, देन उड़ीसा 476.4, देन कर्नाटका
280। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरला, केरला के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद वेस्ट बंगाल 157.5 किलोमीटर, और सबसे छोटा मतलब वो राज्य जिसकी कोस्टल लेंथ सबसे छोटी है वो है गोवा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी अगर ये सवाल पूछ दिया जाए घटते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा। और 4 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, मतलब 9 राज्य 4 यूनियन टेरिटरीज। अगर आप यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं तो वो यूनियन टेरिटरीज जिसकी कोस्टल लेंथ सबसे लंबी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कोस्टल लेंथ सबसे बड़ी है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मगर मतलब कि अगर आप 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज मतलब टोटल 13 में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है, फिर गुजरात की है। तो यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार 1962, लक्षद्वीप 132, फिर आता है पुद्दुचेरी 47.6, एंड देन आता है दमन एंड दीव 42.5। और इन सब को जोड़ देंगे, इन 13 प्लेसेस की कोस्टल लेंथ को अगर आप जोड़ देंगे तो वो भारत की टोटल कोस्टल लेंथ आ जाएगी 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है वो हर साल को किसी न किसी इंटरनेशनल ईयर के तौर पर घोषित करती है। इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है डिफरेंट स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पहले हम लोग पढ़ते हैं 2015। 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल का डेजिग्नेशन दिया गया था। 2015 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स। 2016 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। 2018 में किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का इंटरनेशनल ईयर नहीं डेजिग्नेटेड किया गया था। तो याद रखिएगा 15 में मिट्टी मतलब सॉइल, 16 में दाल मतलब पल्सेस, 17 में सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, 18 में कुछ भी नहीं, 19 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक, 2020 में कोरोना आया था और इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया गया था। अब सीधी सी बात है, कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा, गाड़ियां नहीं चलीं, ठीक है, प्लांट की हेल्थ क्या हुई? इंप्रूव हुई। इवन दैट इन्वायरमेंट की हेल्थ भी इंप्रूव हुई। तो 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ठीक, 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के तौर पर जाना गया और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के तौर पर भी जाना गया, क्योंकि कोरोना के बाद 2021 में पूरी दुनिया चाहती थी कि अब सब कुछ थम जाए, एक पीस और ट्रस्ट का माहौल फिर से शुरू हो पूरी दुनिया में। एंड जिस तरह से सेकेंड वेव में खासकर हमारे देश में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और मतलब आप कह सकते हैं इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई थी हमारे देश की या पूरी दुनिया की कर गई थी, हर चीज़ की कमी हो गई थी। तो इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड भी बढ़ गई थी, इनके प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई थी। मतलब मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने का। तो 2015 में मिट्टी, 2016 में दाल, 2017 में सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट, 2018 में कुछ नहीं, 2019 में इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, 2020 में प्लांट हेल्थ, 2021 में 2 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट 2022 ग्लास। ठीक है, 2022 तक आपका सब कुछ खत्म हो गया। पूरी दुनिया ने ग्लास में पानी लेकर जश्न मनाया। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है जश्न मनाने का, ग्लास में कोई पानी लेता है, कोई कुछ और लेता है, लेकिन जश्न मनाया गया। इसको याद करने का ये ट्रिक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास 2022। 2023 तो आई थिंक सबको याद होगा, लास्ट ईयर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक, 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। ये जो साल है याद रखिएगा, 2023 में मिलेट्स, 2024 में कैमलेट्स। 2025 में काफ़ी सारे
इंटरनेशनल ईयर डेजिग्नेटेड किए गए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अगला साल अगर देखा जाए तो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स भी। मतलब आप देखेंगे तो 3 4 5 आपको मिल जाएंगे, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना है। 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो 2019 में भी यही चीज़ मनाई गई थी। 2027 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म, और 2017 में भी कुछ इसी तरह का सस्टेनेबल टूरिज्म मनाया गया। तो 17 के बाद सीधे 27, मतलब जिसके एंड में 7 है वहाँ पर टूरिज्म है। ठीक, 2028 ये नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको काट दीजिए। तो ये कुछ इंटरनेशनल ईयर्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कई बार मैच द कॉलम में, या कह सकते हैं आपकी चूज अमंग द राइट ऑप्शन के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एंड नेशनल डेकेड्स। यूनाइटेड नेशन डेकेड्स को डिक्लेयर करता है, कुछ नेशनल डेकेड्स भी डिक्लेयर करता है, कुछ इंटरनेशनल डेकेड्स डिक्लेयर करता है। सबसे पहले बात करते हैं 2021 से लेकर 2030। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम टूरिज्म है। ये नेशनल डेकेड की बात कर रहा हूँ, ये नेशनल डेकेड्स है, इसके बाद हम इंटरनेशनल डेकेड्स पढ़ेंगे। तो 2021 से लेकर 2030 यूनाइटेड नेशन डेकेड्स ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो कि अभी चल रहा है। इसके अलावा 2021 से लेकर 30 यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर भी डिक्लेयर किया गया। 2019 से लेकर 18 यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ फैमिली प्लानिंग। 2016 से लेकर 2025 यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। 2014 से लेकर 2024 यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। 2010 से लेकर 2020 का डेकेड यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। 2003 से लेकर 2012 का जो डेकेड था वो यूनाइटेड नेशन लिटरेसी डेकेड के तौर पर मनाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 2005 से लेकर 2014 यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1995 से लेकर 2004 यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर ह्यूमन राइट एजुकेशन। अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल डेकेड के बारे में। तो 2015 से लेकर 14 इंटरनेशनल डेकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डेजर्ट। 2016 से लेकर 2025 इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2001 से लेकर 2010 इंटरनेशनल डेकेड्स फॉर अ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। 1990 से लेकर 1999 इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 से लेकर 85 इंटरनेशनल डेकेड फॉर वुमेन। कभी कभार किसी आयोग का दिमाग फिर जाता है तो इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के नेशनल एंड इंटरनेशनल डेकेड्स के ऊपर। अच्छा, 3 और भी हैं। 1994 से लेकर 2004 इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस पीपल। 1990 से लेकर 2000 इंटरनेशनल डेकेड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ कोलोनियलिज्म। 1983 से लेकर 1992 इंटरनेशनल डेकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। तो ये पूरी की पूरी फहरिस्त थी, लिस्ट थी इंटरनेशनल एंड नेशनल डेकेड्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको अलग अलग देशों में किस अलग अलग नामों से जाना जाता है, नंबर 1। और हमारे देश में भी इसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रीजन में किस नाम से जाना जाता है उसको भी हम, मतलब उनके नाम को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एक तरफ ये क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है, और ये है वो रीजन या कह सकते हैं वो कंट्री जहां पर ये इस नाम से जाने जाते हैं। तो रे वियतनाम, मतलब वियतनाम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रे के नाम से जाना जाता है। तवी मेडागास्कर, रोका ब्राज़ील, कैंगिन फिलीपींस, तोंगया म्यांमार, छेना श्रीलंका, लदांग
जावा एंड इंडोनेशिया, मैसेले, कॉन्गो, ठीक है, जायरे रिवर वैली, फैंग, इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्री, मतलब इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फैंग के नाम से जाना जाता है। लोगन, वेस्टर्न अफ्रीका, कोमाइल, मैक्सिको, मिल्पा, युकाटन एंड ग्वाटेमाला, एक्लिन, ग्वाडेलोप, ठीक, मिलिया, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, कोनुको, वेनेजुएला, चेतेमिनी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, तमराई, थाईलैंड, हुमा, जावा एंड इंडोनेशिया। तो ये मतलब अलग अलग देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस नाम से जाने जाते हैं, ये उनकी लिस्ट है। अब अपने देश का भी देख लेते हैं। अगर अपने देश की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा। उड़ीसा में इसे कमंग, विंगा या धवी के नाम से जानते हैं। ये तीनों के नाम से जानते हैं, कमंग, विंगा, धवी। वेवर एंड दहियार, इस नाम से इसे जाना जाता है बुंदेलखंड रीजन, मतलब मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर इसे वेवर या दहियार के रूप में जाना जाता है। दीपा, जो बस्तर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दीपा नाम से जाना जाता है। जारा एंड एरका, सदर्न स्टेट्स में, मतलब हमारे देश के जो दक्षिण राज्य है वहाँ पर इन्हें जारा और एरका के नाम से जाना जाता है। बत्रा, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। पोड्डू, आंध्र प्रदेश। कुमारी, केरला का, मतलब जो वेस्टर्न घाट ऑफ केरला है वहाँ के जो हिली इलाके हैं वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुमारी नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है ये जो हम लोगों ने 5 मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़े ये आपके ज़रूर काम आएंगे। 110% गारंटी है, इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।